हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। एनसीईआरटी एसएसटी की सीरीज़ में क्लास 6 का आज 8th चैप्टर है। इसके बाद 2 और चैप्टर होंगे, ठीक है। फिर आपका जो क्लास 6 की हिस्ट्री का पूरा एक कंबाइंड वीडियो बना दिया जाएगा, हर एक चैप्टर से इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेकर, ओके, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, जिससे आपको मेन पॉइंट ही पढ़ने होंगे और पूरा चैप्टर स्किप कर देना होगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का चैप्टर है गांव, शहर और व्यापार, चैप्टर 8 है। बात करते हैं क्या लिखा है कि लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहार को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए 2 लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सारी चीज़ें बहुत मज़ेदार लगीं। तो जब हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी चैप्टर क्लास 6 की हिस्ट्री की, तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि जब मानव का विकास हुआ तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, लकड़ी के औजार बनाना शुरू किए, ठीक है। फिर उन्होंने धीरे धीरे पत्थरों के औजार बनाना शुरू किए। तो वहीं एक एक कड़ी जोड़ते हुए आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें लोहे के औजारों के बारे में बात हो रही है, ओके। तो लोहे के औजार और खेती, ये कैसे मानव ने सीखा और कैसे इसका प्रयोग किया। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि लोहे का प्रयोग लगभग कितने साल पहले शुरू हुआ, तो आपको बताना होगा 3000 साल पहले, ओके। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले। तो जैसा कि आप पहले चैप्टरों में पढ़ चुके हैं कि जब इंसान को दफनाया जाता था, मनुष्यों को दफनाया जाता था, तो उनके साथ उनके खाने पीने की और उनकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो भी रख दी जाती थी, जो बाद में उत्खनन में, जो बाद में खुदाई में वो चीज़ें प्राप्त हुई, ओके। इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग व प्रमाण मिलता है। इसमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों का फाल शामिल है। पहले आपने पढ़ा था कि लकड़ी के हल बनाए गए थे, ठीक है। फिर जब लोहे का उपयोग मनुष्य सीख गया तो उन्होंने लोहे के हल बनाना शुरू कर दिए, ओके। लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया, ओके। तो इतना आपने यहाँ पर देख लिया। अब बात करते हैं कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कदम खेती के लिए क्या होता है, सिंचाई। आप बीज बो देंगे, लेकिन अगर पानी नहीं होगा, अगर बीजों तक पानी सही से नहीं पहुंच पाएगा, समय से नहीं पहुंच पाएगा, तो एक बीज वहीं पर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। पानी बहुत ज़रूरी होता है। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं और उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जब तक समृद्ध गांव नहीं होंगे तो राजा और राज्य कहाँ ही बन पाएंगे। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। सिर्फ औजार और रोपाई से ही तो आप फसल को नहीं उगा सकते, ठीक है। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। इसीलिए पहले क्या था कि मनुष्यों ने जब जीवन शुरू किया, जब उन्होंने एक जगह ठहरना शुरू किया, तो उन्होंने सबसे पहले नदियों को चुना, ठीक है। उन्होंने उस जगह को चुना जहाँ पर नदी, कुएं, तालाब आसानी से उपलब्ध थे। औजारों की सूची में आप ये चित्र देख चुके होंगे। इसमें हंसिया और कुल्हाड़ी और संडसी है, ओके। अब बात करते हैं, इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई में आए परिवर्तन दिखाए गए हैं, खाली स्थानों में सही वाक्य करिए। तो ये देखिए चार्ट बना हुआ है, ओके। पीडीएफ आपको इसकी दे देंगे तो थोड़ा सा आपको और आइडिया मिल जाएगा। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घट गई। कर अदा करने के लिए किसानों का उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। बहुत सारे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने तालाब बनवाए, नदियाँ बनवाई, ठीक है। सिंचाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करवाया किसानों के लिए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, किसानों का उत्पादन बढ़ा। उत्पादन बढ़ने से उन्होंने राजा को कर देना, जो कर वो देते थे वो आसानी से देने लगे, ठीक है। तो सिंचाई से क्या क्या परिवर्तन हुए ये आपने यहाँ पर देख लिए। अब बात करते हैं गाँव में कौन रहते थे। इस उपमहाद्वीप में दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गाँव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। कौन कौन से हिस्सों में, दक्षिणी और उत्तरी। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों का वेल्ला, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों जिनको वेल्ला कहा जाता था, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास, कैंडसियार और अदमई कहलाते थे, ठीक है। जो बड़े भूस्वामी थे उनको वेल्ला कहा जाता था, जो साधारण हलवाहे थे उनको उड़वार, भूमिहीन मजदूर को दास, कैंडसियार और अदमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। जो गांव का प्रधान था उसको क्या कहते थे, ग्राम भोजक कहते थे।
किस क्षेत्र में? देश के उत्तरी हिस्से की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का एक बड़ा भूस्वामी होता था। ठीक है, साधारणतया इनकी ज़मीन पर इनके दास मजदूर काम करते थे। जो भूस्वामी होगा वो अपनी ज़मीन पर काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो एक अमीर व्यक्ति होगा, तभी तो वो अपने दास वगैरह रख सकता है। तो उनकी खेती पर कौन वर्क करता था? दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ठीक है भाई, राजा क्या करेगा? अपने क्षेत्र के जितने बड़े बड़े भूस्वामी थे उनको ही कर वसूलने की जिम्मेदारी दे देता था कि वो छोटे किसानों से कर वसूल कर और राजा तक पहुंचाएं। ओके, ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास उनकी अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गाँव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। ठीक है, तो आप समझ गए कि एक गाँव में कितने तरह के लोग रहते थे, क्या क्या वर्क करते थे, क्या क्या कार्य करते थे, वो आपने यहाँ पर देखा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तमिल रचनाओं से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बड़े एग्जाम्स में भी और छोटे एग्जाम्स में भी। ओके, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। तो एक प्रश्न यहीं पर आपको मिल गया कि जो तमिल की प्राचीनतम रचनाएं हैं उनको क्या कहते हैं? संगम साहित्य। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। अभी आपको जो ग्राम भोज, गृहपति, ये जो नाम लिए गए हैं ये तमिल साहित्य, संगम साहित्य से ही लिए गए हैं। ठीक है, सिक्कों की बात करते हैं। अभी आप औजारों के बारे में पढ़ रहे थे, अब बात करते हैं सिक्कों की। पुरातत्वविदों को इस युग में हजारों सिक्के मिले। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। तो सिक्कों में सबसे पुराने कौन से सिक्के थे? आहत सिक्के, जो करीब 500 साल चले। ये चित्र आप देख सकते हैं यहाँ पर। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। आहत का मतलब आप समझ रहे होंगे कि आप किसी चीज़ में, किसी लोहे की चीज़ में कोई चित्र बना लीजिए और उनको सिक्कों पर मारते जाइए, आहत करते जाइए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो वो जो चित्र किसी लोहे की लकड़ी पर या लोहे की डंडी पर बना है वो सिक्कों पर भी छप जाएगा वैसा। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोलाकार होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। यही हम कहना चाह रहे थे। ठीक है, ठप्पे के द्वारा ही उनको बनाया जाता था, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के कहलाते थे। ओके, ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं। समझ गए कि किस तरह बनाए जाते थे, और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे हैं। ठीक है, विनिमय के अन्य साधन कौन कौन से थे? विनिमय मतलब लेन देन के लिए। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को आप पढ़िए। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे न छूट जाएं, शहरों से नमक के सौदागरों के यूँ चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। तो यहाँ पर आप समझ गए कि समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। तो यहाँ पर किस चीज़ की विनिमय की बात हो रही है? नमक की बात हो रही है। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अब बात करते हैं कि अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा, आप जानते हैं ना, मथुरा बुद्ध के समय में भी बहुत ज़्यादा प्रचलन में था। मथुरा शैली से वहाँ की जो मूर्तियाँ वगैरह हैं वो बनवाई गई। ये 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि ये यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। मेन नगर उनको ही कहते थे ना जिससे अलग अलग कई क्षेत्र जुड़े हुए हों, उसको मेन नगर कहते थे। ठीक है, मुख्य नगर। इनमें एक से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे, जैसा कि आप अभी भी देख सकते हैं। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों
के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था, इसीलिए बुद्ध के ज़माने की भी जो मूर्तियाँ हैं वो मथुरा में ही बनाई गई। ठीक है, हर्षवर्धन के समय भी मथुरा बहुत ही मेन नगर था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। तो धार्मिक तो है ही, आप सभी जानते हैं, ब्रज मंदिर को कौन नहीं जानता, कान्हा जी को कौन नहीं जानता। ठीक है, यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था क्या, केंद्र है। ठीक है, अभी भी आप जानते हैं कि मथुरा में कृष्ण भक्ति और राधा रानी भक्ति जो है वो चरम पर है, सभी वहाँ जाते हैं। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों और पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। जब मंदिर वहाँ पर थे तो राजा महाराजा वहाँ जाकर दान वगैरह करते थे। अपने अभिलेख प्रस्तर खंड वगैरह वहाँ पर रखे हुए थे जो जिसमें राजाओं के बारे में उल्लेख मिलता है। ओके, प्रायः शहर के राजा और रानी, अधिकारी, व्यापारी और शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, मथुरा में जो अभिलेख थे, जो राजा महाराजा अपने बारे में लिखकर, पत्थरों पर लिखकर रखवाते थे कि हाँ हमने ये काम किए हैं, तो उनमें इन सभी के बारे में भी जो उल्लेख है वो मिलता है। ओके, शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों में शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। उत्तरी काले चमकीले पात्र। ठीक है, आपको ये बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो बर्तन होते थे वो लाल मिट्टी के होते थे और उन पर जो डिज़ाइन होती थी वो काली रंग से की जाती थी। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से भी हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। ओके, तो इतना आपने समझ लिया। कपड़े के लिए उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रमुख केंद्र थे। यह कपड़ों की बात हो रही है यहाँ पर। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना था। तो इतना आप समझ गए कि शिल्पकार और व्यापारी जो संघ बनाते थे उनको क्या कहते थे, उनको श्रेणी कहते थे। ओके, जबकि व्यापारियों की श्रेणियाँ व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करती थी। श्रेणियाँ किसके रूप में काम करती थी, बैंकों के रूप में, जहाँ लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था, फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। ठीक है, कि मतलब पहले के अभी क्या होता है, आप बैंक में रुपए जमा करते हैं, वो रुपया भी आपको मिलता है, उस पर थोड़ा सा ब्याज भी आपको मिलता है, पर पहले ऐसा नहीं था। उसमें से जो रुपया जमा किया जाता था उसका थोड़ा हिस्सा तो जमा करने वाले को मिलता था, बाकी जो रुपया बचता था वो धार्मिक कार्यों के लिए, धार्मिक संस्थानों के लिए, मठ के लिए दान में दे दिया जाता था। ओके, उत्तर काल के पात्र देख लेते हैं। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर पतली काली लेप भी लगाई जाती थी। ये यहाँ पर उत्तरी काले चमकीले पात्र की बात हो रही है। ओके, तो इनको कैसे बनाया जाता था वो विधि यहाँ पर दी गई है। अब बात करते हैं सूत काटने और बुनने के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अर्थशास्त्र कौन सी है बताइए। आपको बताया था ना कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, उनके जो महामंत्री थे चाणक्य, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। ठीक है, जो किससे संबंधित थी बताइए, अर्थशास्त्र से या राजनीति से। वो पैसों के लेन देन से संबंधित नहीं थी, वो राजनीति से संबंधित थी। अध्याय 7 में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें ये वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी को की देख रेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। तो अर्थशास्त्र में ये भी उल्लेख है कि सूत को कैसे काटा जाता था और कैसे बुना जाता था। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ और सन को तैयार करने में के कामों में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धावश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता था। अब आपने यहाँ पर देखा कि किसी भी पुरुष के बारे में यहाँ पर बात नहीं की गई है। यहाँ पर जो सूत काट रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं। ठीक है, और विभिन्न प्रकार की महिलाएं हैं, जैसे कि विधवाएं हैं, सक्षम अक्षम महिलाएं हैं, भिक्षुणियाँ हैं। ठीक है, राजा की दासियाँ हैं जिनको अवकाश दे दिया गया है, जो बूढ़ी हो चुकी हैं। ओके,
इनमें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपने दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि उस समय की जो महिलाएं थीं वो भी अपनी जीविका उपार्जन के लिए कुछ ना कुछ कार्य ज़रूर करती थीं। ठीक है, वे औरतें जो कारखानों तक जा सकती हैं उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था। तड़के मतलब सुबह सुबह, ठीक है, जहाँ उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये भी एक नियम अर्थशास्त्र में चाणक्य ने बनाया कि अगर कोई स्त्री अपने सामान को लेकर जाती है, यहाँ पर तड़के का मतलब सुबह सुबह नहीं है, यहाँ पर तड़के का मतलब है शाम को, जिस समय हल्की रोशनी होती है, उसके बाद रात हो जाती है, तो आप शाम को लेकर जाइए। और अगर निरीक्षक की नज़र औरत के ऊपर पड़ गई तो निरीक्षक को क्या मिलनी चाहिए? सज़ा मिलनी चाहिए। ओके, अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया है तो उसे जुर्माना देना होगा, इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सज़ा का प्रावधान कितना कठोर था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडू की। तो आप यहाँ पर ये देख लीजिए क्या है, अभिलेखित मिट्टी के बर्तन हैं ये। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। कौन सी लिपि में बर्तनों में अभिलेख मिले हैं? ब्राह्मी लिपि में। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इसे तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। ओके, स्टार्टिंग में ब्राह्मी लिपि के लेख मिले हैं और क्योंकि स्टार्टिंग सबसे पहले तमिल भाषा का उपयोग किया गया है इसीलिए तमिल ब्राह्मी लिपि इनको कहा जाने लगा। ओके, बात करते हैं सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडू की। अरिकामेडू क्या चीज़ है? लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पत्तन था। पत्तन मतलब जहाँ पर बंदरगाह होते थे। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों के सामान उतारे जाते थे। ठीक है, पत्तन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। बंदरगाह, बंदरगाह कहाँ होते हैं? समुद्र के किनारे, जहाँ से दूर दूर से आए जो जहाज़ हैं वो अपना सामान उतारते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। अब एम्फोरा क्या है? इनमें शराब और तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। ठीक है, वो एक सुराही तरह से बना होगा जिसमें शराब और तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इनमें इटली के एक शहर के नाम का एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इससे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। तो आप समझ गए एरेटाइन को कैसे बनाया जाता था? इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबा कर बनाया जाता था। तो यहाँ पर जितने भी नाम लिए गए हैं उनको आप याद रखने की कोशिश करिएगा। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। यहाँ पर बात हो रही है भारत की। ठीक है, तो भारत में रोमन लिपि के लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न वगैरह भी रोमन मिले हैं। ओके, साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं। संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य जो हैं वो मिले हैं। ये बात हो रही है अरकामेडी की। ओके, कहाँ की बात हो रही है? अरकामेडी की। तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या है, एक यूनानी नाविक द्वारा किया गया विवरण। बेरीगेजा भरूच का यूनानी नाम की कहानी। भरूच का यूनानी नाम, उसकी कहानी है यहाँ पर। बेरीगेजा की संकरी खाड़ी के समुद्र में आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरीगेजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंग, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। तो बेरीगेजा क्या है? एक जगह है जिसमें यूनानी नाविक ने अपना विवरण बताया है कि किस तरह वहाँ आया जाया जा सकता था और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें उपलब्ध थीं, क्या क्या चीज़ों का आयात होता था। ओके, हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथीदांत, गोमेद, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ पर निर्यात किए जाते थे। तो अब आपने यहाँ पर ये देखा कि बेरीगेजा से क्या क्या आयात होता था और क्या क्या निर्यात किए जाते थे। ये दोनों ही चीज़ें आप याद रखिएगा। ओके, राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े भी शामिल थे। चीज़ें याद रखिएगा, कौन सी आयात की जाती हैं एंड कौन सी निर्यात की जाती हैं। अब बात करते हैं व्यापार और व्यापारी की। आपने उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा, अभी जस्ट पढ़ कर आए हैं।
ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर पर इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इन उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल ये उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे, क्योंकि व्यापार तो उस समय शुरू ही हो चुका था। तो जो भी चीज़ें बनती थी उनका एक जगह से दूसरे जगह व्यापार होता था। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। आप सभी जानते हैं कि कर्नाटक में सोने की खान है, ठीक है। केरल मसालों का बगीचा, मसालों का जो राज्य है वो कहा जाता है, ओके। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य से इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन काली मिर्च को काला सोना, याद रखिएगा, ये पॉइंट आ सकता है। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों, सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। तभी तो रोमन, आपने अभी काफ़ी सारा सामान देखा है जो यहाँ पर बनाया गया, ठीक है। तो वहाँ के श्रमिक यहाँ आए होंगे, तभी तो उन्होंने बनाना सीखा। अब बात करते हैं व्यापार से जुड़ी एक कविता की, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। कहाँ से कौन सा प्रश्न बन जाए, कहाँ नहीं जा सकता। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिले हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पत्तन पर लगाए जाने वाले माल का विवरण मिलता है। पुहार पत्तन, पुहार बंदरगाह, ओके। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक एक पॉइंट याद रखिएगा। दक्षिणी सागर के मोती हैं, पूर्वी सागर के मूंगे हैं, ओके। गंगा और कावेरी की फसलें हैं, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात हुए हैं, ओके। तो एक एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि कहाँ से काली मिर्च आ रही है, कहाँ से रत्न और सोना आ रहे हैं। चंदन की लकड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं, दक्षिण की पहाड़ियों से। हर एक पॉइंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्यापारियों ने कई समुद्र रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। समुद्री तटों से लगे राज्य कौन कौन से हैं, आप सभी जानते होंगे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इसमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी और मैदान सबसे उपजाऊ है। जो कावेरी का मैदान है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, ओके। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। अब आप समझ सकते हैं कि उस समय सिर्फ जलमार्ग ही एक ऐसा साधन था जो सस्ता था और बहुत ही आसान था। तो वहाँ के जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा शक्ति संपन्न हो गए। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। ये एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया, ठीक है। मूवेंदार का अर्थ क्या है, तीन मुखिया। प्रश्न ये बन सकता है, याद रखिएगा। मूवेंदार का क्या अर्थ है, तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों की मुखियाओं के लिए किया गया। ये कौन से थे, चोल, चेर और पांडे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिए। जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। चोल, चेर, पांडे ये कहाँ के हैं, दक्षिण भारत के काफ़ी शक्तिशाली तीन मुखिया हैं, तीन मुवेंदार हैं, ओके। इन तीनों मुखियाओं ने अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इन तीनों के ही दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पोटनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रखते थे, बाकी अन्य समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। तो आपने समझ लिया कि दक्षिण भारत में 3 मुखिया हुए हैं, चोल, चेर तथा पांडे, जिसमें सभी के पास 2-2 क्षेत्र थे। एक क्षेत्र उनका तटीय था, दूसरा कौन सा था, अंदरूनी था। इनमें 2 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार जिसको कावेरी पट्टनम भी कहा जाता था, और दूसरा था पांड्यों की राजधानी मदुरै, ओके। इतना आप समझ गए। और ये कर नहीं लेते थे, कर की बजाय वो उपहार लेते थे।
जिनको कुछ वो अपने पास रखते थे और बाकी अपने रिश्तेदारों, नातेदारों और सिपाहियों आदि को बांट देते थे। इतना आप यहाँ पर अभी समझ गए होंगे। अब देखते हैं, अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी, जिससे प्रसन्न होकर वो उनको उपहार देते थे। उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ तथा सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। अभी तक हम बात कर रहे थे दक्षिण भारत के 3 मुखियाओं की, अब बात हो रही है सातवाहन नामक राजवंश की, जो जिसका प्रभाव कहाँ पर बढ़ा? पश्चिम भारत में। ओके, सातवाहनों के सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उनके बारे में हमें उनकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। इनके बारे में किससे पता चलता है? गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिम और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी, लेकिन उनका जो मेन प्रभाव था वो कहाँ पर बढ़ा था? पश्चिम भारत में। उनकी माँ कौन थी? गौतमी पुत्र गौतमी थी। उनकी माँ कौन थी? गौतमी बलश्री थी, जिनके द्वारा जो अभिलेख दान किया गया उनमें इन सातवाहनों के बारे में पता चलता है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। रेशम मार्ग और कुषाण, इनके बारे में और देख लेते हैं। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क और तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। तोहफे इसलिए देते थे, कुछ जो वैसी चीज़ें होती थी जिनका भारत में आना, जिनका देश में आना सही नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर भी उनको लाना चाहते थे, तो इस वजह से वो तोहफे हैं, कर हैं, शुल्क हैं, ये सब दे देते थे। ओके, इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। ठीक है, क्या करते थे राजा? जो क्या करते थे राजा और शासक, लुटेरों से उन व्यापारियों को बचाते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले सबसे जो प्रभावशाली प्रसिद्ध शासक थे वो कौन थे? कुषाण। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इसका शासन था। पेशावर तथा मथुरा इसके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। कौन से? पेशावर तथा मथुरा। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर और रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। तो इतना आप समझ गए। आगे ये आपकी एक्सरसाइजेस है, इसको ज़रूर कर लीजिएगा। एंड इतना आपने पढ़ा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट याद रखिएगा। कहाँ के दक्षिण भारत के कौन से राजा थे, पश्चिम भारत के कौन से राजा थे, ठीक है। किस तरह आहत सिक्के जो हैं वो बनाए गए, सबसे पहले कौन से सिक्के चले, आहत सिक्के चले, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में बताई गई हैं। ओके, तो चैनल को शेयर ज़रूर करिए। एंड जब आपके चैप्टर 6 के हिस्ट्री के सारे ही आपके जो चैप्टर्स हैं क्लास 6 के वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसका एक मैराथन क्लास ले ली जाएगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। ओके, बने रहिए ऐसी और वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।